बच्चों, मैं हिमांशु कर एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल एक दिन एजुकेशन हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने मेरे जो पिछले लेक्चर हैं परसेंटेज के वो देख लिए होंगे और उनमें जो हमने वैरायटी डिस्कस करी थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आप एक चीज जरूर बता दें बच्चों कि मेरा जो पढ़ाने का आपको तरीका है या कहें जो स्पीड है वो कोई ज़्यादा तो नहीं लग रही है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर मुझे स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है, आप स्लो पढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कुल मिला के आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमें कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में क्या होता है बच्चों, स्लोली उस चीज़ को सीखेंगे तो आप रेस को जीत पाओगे। ठीक है, और आपको पता भी होगा कछुए और खरगोश की कहानी, स्लोली जिंदा रेस, है ना। तो आप अगर धीरे धीरे चलोगे तो आप एक दिन रेस को जीत पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या कहें, सिनेमा टिकट की जो सेल है वो क्या हुआ है बच्चों, वो इंक्रीज हुई है। ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, और ये वाला जो साइन होगा ये डिक्रीज का होगा। तो सिनेमा टिकट की जो सेल है वो 57 से ही 1/7% से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और साथ साथ उसकी साथ साथ प्राइस जो है उसकी टिकट की वो 16 से ही 2/3% से इंक्रीज हुई है। तो बताइए कि उसकी जो रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, कर रहे हैं इस सवाल को, देखिए किस तरीके से आप कर रहे होंगे इस सवाल को। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो आप क्या कर रहे होंगे, सेल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आप सेल को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे प्राइस से। ठीक है, सेल को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, प्राइस से। तो आपका क्या निकल के आ रहा होगा बच्चों, रेवेन्यू निकल के आ रहा होगा। आप अगर सेल को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या निकल के आएगा, रेवेन्यू। अब देखिए, एक तो होगा इसमें ओरिजिनल मान, ठीक है, और एक क्या होगा इसमें न्यू मान। किस तरीके से होगा, हम जो कह रहे हैं इसमें जो सिनेमा टिकट की जो सेल है वो 57 से ही 1/7% से क्या हो गई है बच्चों, इंक्रीज हो गई है। तो आप क्या होगे, 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन होगी, वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 4/7। पता होगी कि नहीं होगी, अरे 4/7 होगी या नहीं होगी। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में बताई हुई हैं। जिन बच्चों ने यह वीडियो नहीं देखी है पहले कृपया करके ये वीडियो देखें और उसके बाद में इस वीडियो पे आए। ये तो आपको ये वाली वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, 7 यूनिट। ठीक है, और हम आप क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिनेमा टिकट की जो सेल है उसमें 57 से ही 1/7% से क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो आप जानते हो 7 का 57 से ही 1/7% कितना बन रहा होगा, 4 बन रहा होगा। 7 का 57 से ही 1/7% कितना बन रहा होगा बच्चों, 4 बन रहा होगा। तो 7 में 4 जोड़ोगे कितना बनेगा, 11 यूनिट। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। ओरिजिनल वैल्यू 7 थी, 57 से ही 1/7% इंक्रीमेंट के बाद अब जो हमारे पास सेल आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 यूनिट। अब आप देखिए, हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। अब आप देखिए प्राइस जो है वो बढ़ रही है 16 से ही 2/3%। ठीक है, और आपको मालूम है 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/6। तो इसका मतलब हमारी जो ओरिजिनल मान था किसका, प्राइस का, वो कितना यूनिट था बच्चों, 6 यूनिट। कितना यूनिट था, 6 यूनिट। अब उसमें 16 से ही 2/3% का इंक्रीमेंट कर दिया तो उसका मान कितना आया, 1। 6 का 16 से ही 2/3% इंक्रीमेंट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1। और अगर आप 6 में 1 जोड़ रहे होंगे तो अब जो नया मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 7 यूनिट। ये बिल्कुल क्लियर है। ये 7 यूनिट कैसे आया, ये 11 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, 7 कैसे आया।
तो मुझे ये बताओ जितनी उसकी सेल हो रही है और उसकी जो प्राइस होगी एक की, तो उन्हीं से टोटल जो उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उसका रिवेन्यू आ जाएगा। और यहाँ पे जो रिवेन्यू आया वो कितना आया बच्चों, 42 यूनिट, या क्या है 42 यूनिट। और यहाँ जो उसका अब जो नया जो उसका रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 77 यूनिट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्लोली स्लोली, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रेवेन्यू जो है वो ये बताओ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना परसेंटेज चेंज, इसका मतलब ये है परसेंटेज चेंज में वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज चेंज में हमेशा इंक्रीज ही होगी या वैल्यू डिक्रीज ही होगी। हाँ, अगर सवाल में ये पूछता फाइंड द इंक्रीज वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, तो हम क्या हमें पता लग जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारी ये वैल्यू 42 से कम आ रही होती तो इसका मतलब हमने सवाल कहीं ना कहीं गलत किया है। आ रही बात समझ में? और यहाँ एग्जामिनर वो ये नहीं पूछता इन चीजों के बारे में, वो एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं फंसा के रखेगा। वो ये बोलेगा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू। तो इससे क्या होगा, उसमें जब आप निकाल रहे होंगे, आपने क्या देखा यहाँ पे जो रेवेन्यू हुआ है उसमें 35 का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 35 का जब इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने पे हुआ है बच्चों, आप देख रहे होंगे वो हुआ है 42 पर, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल जो रेवेन्यू था या हम कहें जो हमारा वास्तविक रेवेन्यू था वो कितना था, 42। और इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता है ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 5 35 7 42। अब आप देख रहे होंगे 5/6 गुणा 100, ये आपको मालूम है, इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। 1/6 की जो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकल के आती है, या हम कहें 1/6 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज निकल के आती है वो निकल के आती है 16 सही 2/3। और आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, 80 सही 10/3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 83 सही 1/3 परसेंटेज का इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो फाइनल जो रेवेन्यू है उसमें 83 सही 1/3 का क्या हुआ है, उसको इंक्रीज हुआ है, मतलब मुनाफा हुआ है। बोलो आ रही है बात समझ में? हाँ, अब यहाँ देखो, अब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास ऑप्शन होंगे इसमें, तो पहला ऑप्शन आपके पास होगा 83 सही 1/3 का डिक्रीमेंट, मतलब कटौती या कहें कमी। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा 83 सही 1/3 परसेंटेज की बढ़ोतरी या बढ़त। और तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास में कोई चेंज नहीं है। और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि 83 से 1/3 को ये नहीं देखते कि पहला ऑप्शन में कमी है या बढ़त है, पहला ऑप्शन टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और फिर ये कहेंगे सर क्या हो गया, मेरा सवाल गलत हो गया। जब आंसर की आती है तो बच्चे कहते हैं नहीं सर मेरा तो ये बोनस होगा सवाल। क्यों बोनस होगा, आप सवाल को ढंग से देखिए, उसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। आगे बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा होगा वो परसेंटेज चेंज के बारे में पूछेगा, ना कि ये पूछेगा कि बताइए इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या कितने परसेंट की इसमें घटोतरी हुई। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। कुछ नहीं है बेटा इन सवालों में, अगर आप इन सवालों को अगर आप ढंग से देखोगे ना तो इन्हीं से ही आपका जो परसेंटेज का चैप्टर है या फिर कहें हम कैलकुलेशन का जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में एक तरह से कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि परसेंटेज अगर आपका सीधा सीधा पेपर में नहीं आता है जनरली, कि आप ये कहो कि सर परसेंटेज जो है वो सीधा सीधा से क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, भेज जाते हैं देखने के लिए, लेकिन बेसिकली जो सवाल होते हैं परसेंटेज के वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल, और ये सवाल को, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक वर्ग की भुजा को क्या कर दिया, 40% से बढ़ा दिया है, तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आ रहा होगा। देखो इसमें भी वही परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है, इसमें भी वो ये नहीं कह रहा कि बताइए कितने परसेंट एरिया में इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट एरिया में डिक्रीज हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो आप सब लोग जानते हो जो स्क्वायर जो होता है या कहें वर्ग जो होता है उसका जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइड से, मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आता है, एरिया।
साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, एरिया। ये होता है बच्चों। अब देख लो आप लोग, 40% की जो फ्रैक्शन हो रही होगी बच्चों, वो कितनी हो रही होगी, 2/5, क्योंकि 1/5 की कितनी होती है, 20%, 2/5 की कितनी हो जाएगी, 40%। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो ओरिजिनल मान था हमारा, ओरिजिनल मान कितना है, 5, इसको मल्टीप्लाई कर रहा होंगे 5 से, तो आपका जो एरिया आ रहा होगा बच्चों, वो कितना आ रहा होगा, 25 यूनिट। आइए बात समझ में, कितना आ रहा होगा, 25 यूनिट। अब आपने क्या किया, जो स्क्वायर की साइड है उसमें 40% की बढ़ोतरी कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइड जो है अब कितने यूनिट से बढ़ गई होगी, 2 यूनिट से बढ़ गई होगी। और जब साइड जो है वो 2 यूनिट से बढ़ जाएगी तो न्यू मान जो हो जाएगा, उसका नया मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। तो अब जो भुजा का जो नया मान आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों, 7, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 49। क्लियर है? आगे देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें कि पहले जो एरिया था वो कितना था, 25 यूनिट, और अब आपका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 49 यूनिट, या कहें 49 यूनिट। तो अब आप निकालिए इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा इसके क्षेत्रफल में। निकल गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे +24 का क्या होता है, क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीमेंट हो रहा है, 24 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब 24 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। आ रही है बात समझ में, 24 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने पे हो रहा है, 25 पे, क्योंकि हमारा ओरिजिनल मान कितना है बच्चों, 25, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से, तो 25 चौक 100, 24 चौक 96% क्या हो जाएगा उसमें, इंक्रीज। मतलब अब जो क्षेत्रफल जो आ रहा होगा उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 96% की बढ़ोतरी। बोलो क्लियर है? तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना बच्चों, ये जो तरह के सवाल, ये आप इनको अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी करते करते कि आप इनको बस सवालों को देखोगे और सवाल देखते ही इनको मन ही मन कैलकुलेशन करके और तुरंत ही उसका आंसर टिक कर दोगे। लेकिन ये चीज कब आएगी, जब आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो और आप बस कह रहे हो सर सवाल नहीं बन रहा है। सवाल कहाँ से बनेंगे बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। और आप जानते हो कामयाब होने के लिए थोड़ा थोड़ा अपना समय में बदलाव, या कहें अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगला सवाल देखिए, सवाल को एक कस्बे की जनसंख्या है वो दे रखी है 1,89,000। अब इनमें से ये दे रखा है कि 4/9 जो है वो क्या है, मेल है, और बाकी की क्या है, फीमेल है। ठीक है, मतलब 4/9 जो है वो आदमी है और उसके बाद में बचे हुए कौन है, औरत है। और इनमें से 50% जो आदमी है वो क्या है, मैरिड है। तो बताइए, इसमें 2 चीज पूछ रहा है। पहला चीज ये पूछ रहा है कि बताइए कि मैरिड पॉपुलेशन मतलब शादीशुदा जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है, और दूसरा इसमें शादीशुदा औरतों की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, शादीशुदा जनसंख्या की प्रतिशतता और शादीशुदा फीमेल की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, कराएं सवाल को। देखिए, इस तरह के सवालों में मैं आपको बता देता हूं, ये जो डेटा होता है ना, इन डेटा का कोई भी महत्व नहीं होता है। अगर आप इन डेटा को यूज करेंगे तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, और अगर आप इन डेटा को यूज नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। उसका रीजन क्या है ये समझो, क्योंकि हम जो जानते हैं, जो परसेंटेज जो निकलता है ना बच्चों, वो हमेशा निकलता है किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा ने एग्जाम दिए और उसके एग्जाम में 90 नंबर आए, किसमें से, 100 में से। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं ये कहूं कि आप बच्चे आपके कितने नंबर आए, तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर 90 नंबर आए, उसको ये बोलना चाहिए कि सर मेरे 100 में से 90 नंबर आए, तभी मालूम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसकी जो परसेंटेज बन रही होगी वो कितनी बन रही होगी, 90%। मतलब ये जो हमेशा जो परसेंटेज जो होता है ना, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है।
अरे बात समझ में, जैसे अगर मैं बात करूं किसी बच्चे से, अगर मैं पूछूं कि बेटा आपकी कितनी परसेंटेज बनी है 10th क्लास में, तो किसी ने कहा सर मेरी 80% बनी है। ठीक है, तो 80% बनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ये सोचूंगा कि उसके 80 मार्क्स आए कितने में से, 100 में से। आधी बात समझ में, कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए 100 में से। और या फिर अगर मुझे ये पता हो कि जो 10वीं क्लास का जो पेपर है वो कितने का होता है, अगर मुझे ये पता है मान लो वो 600 नंबर का होता है, ठीक है, तो तुरंत ही मैं इसका 600 का 80% निकाल दूंगा, वो कितना आ रहा होगा, 480। तो हाँ, मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे के 600 में से 480 मार्क्स आए। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि हमेशा जो परसेंटेज जो होता है वो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, तो इसलिए ये जो मान होते हैं ना, तो इन मानों से हमें कोई परिवर्तन, हमारे सवाल में या आंसर में कहें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो आप इनको यूज कर लें तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, और आप इनको यूज नहीं करें तब भी आपका आंसर वही सेम आने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखिए सवाल को किस तरह से कर रहे होंगे हम, जब पेपर में आएगा तो 4/9 जो है हमें दे रखा है, इसमें से आप देखोगे तो 9 जो होगी या 9 जो होगी वो क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन, और 4 जो होगी इसमें से वो क्या होंगे, मेल्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बता रखी है, ये जो हमेशा जो रेशियो होता है या ये जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज जो निकालते हैं हम, ये किसी ना किसी के किस में आ रहा होगा, रेस्पेक्ट में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये जो 9 जो यहाँ पे शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, पॉपुलेशन को, और इनमें से जो 4 है वो क्या है, मेल है। बोलो ये बात क्लियर है। अब क्या हो रहा होगा इसमें, अब हमें फीमेल निकालनी है, तो 9 में से अगर 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 जो हमारी होगी वो क्या हो जाएंगी, फीमेल। ये बात क्लियर है। मतलब अगर 9 हमारी टोटल जनसंख्या है, और उस जनसंख्या में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होंगी जनसंख्या में, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, क्योंकि जो जनसंख्या बनती है वो मेल और फीमेल से ही बनती है। तो जिस जनसंख्या में 4 मेल है तो फीमेल कितने होंगे बच्चों, 5। 9 में से 4 गए तो 5। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब यहां अगर मैं बात करूं मेल कितने हैं बच्चों, 4, और फीमेल कितनी है, 5। यहां तक कंप्लीट हो गया सवाल। अब आगे देखिए, अब इसमें ये कह रहा है आगे 50% मेल आर मैरिड। ठीक है, अब हमें निकालनी है मैरिड पॉपुलेशन की संख्या, मतलब कौन कौन मैरिड है इसमें। तो अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे 4 यूनिट अगर मेल है टोटल इस जनसंख्या में, तो आप मुझे बताओ 4 का 50% कितना होगा, निकाल लोगे आप 4 का 50%। 4 का 50% मतलब आपको पता है 50% की जो वो होती है, आपको मालूम होना चाहिए। अब 50% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/2। और आप इसको काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50% जो पॉपुलेशन है किसकी, मेल की, वो मैरिड हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें फीमेल की जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी। अब आप ये कहोगे सर ये सवाल में दिया हुआ ही नहीं है। बेटा क्यों नहीं दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि एक मेल की शादी एक फीमेल से होगी और दूसरे मेल की शादी दूसरे फीमेल से होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि फीमेल भी कितनी शादीशुदा होंगी, 2 शादीशुदा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई आपको कि मेल अगर 2 शादीशुदा हैं तो फीमेल भी कितने शादीशुदा होंगे, 2 शादीशुदा होंगे। अब हमें जो निकालना है सवाल में वो देख लेते हैं। पहला चीज वो ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ठीक है, मैरिड पॉपुलेशन निकालनी है हमें। तो आप देखो जरा मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, 2 तो मेल है और 2 क्या है, फीमेल। तो टोटल मैरिड कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, टोटल मैरिड कितने हो गए, 4 हो गए। और हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 9। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 9। और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितने से, 100 से। तो आपको पता है 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है या कहें परसेंटेज जो होती है वो कितनी होती है, 11 सही 1/9। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। क्लियर है। अगला देखो, इसमें दूसरा सवाल जो पूछ रहा है, अब इसमें अगला ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। ठीक है, मतलब शादीशुदा फीमेल की प्रतिशतता बताओ। अब मुझे ये बताओ शादीशुदा फीमेल कितनी है, बिल्कुल सही है 2।
ठीक है। अब मैंने आपको मालूम है जो परसेंटेज जो हमेशा निकलता है वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में निकलता है। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पे बाहर जो दे रहे होंगे वो किस संख्या से दे रहे होंगे, 9 से दे रहे होंगे या 5 से दे रहे होंगे? 9 वाले बच्चे हाथ खड़ा करो और 5 वाले बच्चे हाथ खड़ा करो। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। यहाँ जो हम बाहर दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे बच्चों 5 से। क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो बात पूछी है उसने मैरिड फीमेल पूछा है, तो मैरिड फीमेल जो होंगी वो हमारी मैरिड फीमेल कितनी है, 2। और ये जो पूछ रहा है हमसे फीमेल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ना कि पूरे पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में। आ रही बात समझ में? तो जब अगर ये केवल मैरिड फीमेल के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे मैरिड फीमेल जो है वो 2 है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे आप इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 1/5 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 20%। तो 2 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 40%। अब आप देख लो इस वाले सवाल को, अगर कोई बच्चा करना चाहे तो पेन कॉपी उठाए और आराम से ये जो डेटा है ना, इस डेटा को यूज करते हुए सवाल का आंसर निकाले। यही सेम आंसर आने वाला है। और क्या होगा उसमें, आपकी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें सवाल में देख लो 1,89,000 इतना लंबा डेटा है। अब इतना लंबा डेटा की आप कैलकुलेशन करते करते ही थक जाओगे। आंसर भी आ जाएगा, लेकिन अब आप देख सकते हो एक बच्चा इस सवाल को इस तरीके से कर रहा है और एक बच्चा अगर डेटा लेके कर रहा होगा तो कितना अंतर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए सवाल को। A labor works 60 hours per week and he earns ₹2,400 as wages. If his per hour wages increased by 40% and duration of work reduced by 16 to by 3%, find percentage change in his income. ठीक है। अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया ही था कि अगर ये जो डेटा है इसको आप डेटा को यूज करते हुए सवाल को करो, और एक या फिर यह है कि जो इसमें डेटा दे रखा है क्योंकि इसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो आप कह सकते हो ये किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसका जो आंसर जो अब हम निकालेंगे उस तरीके से, और ये जो वैल्यू दे रखी है उस तरीके से सेम आ रहा होगा। ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे जो वेजेज है इसका, इनका जो है वो क्या है, रुपीज पर आवर में। ठीक है, रुपीज पर आवर में इनका क्या है, एक तो वेजेज है और दूसरा उसको मल्टीप्लाई करें किससे, आवर से, मतलब समय से। तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका वेज निकल के आ जाएगा, या कहें उसकी इनकम निकल के आ जाएगी। आ रही है बात समझ में ये? अब आप देखो जरा इस सवाल को, जो उसकी पर आवर जो वेजेज है उसको हमने इंक्रीज कर दिया 40% से। जब हम उसकी वेजेज को इंक्रीज कर रहे हैं 40% से, और 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 2/5। इसका मतलब यह है उसकी पहले जो बेस थी वो कितनी थी बच्चों, 5 यूनिट। अब उसकी 40% उसकी बेस इंक्रीज करने से तो उसकी बेस में जो बढ़ोतरी हो रही है पर आवर वो कितनी हो रही है, 2 यूनिट से बढ़ोतरी हो रही है। तो अब जो उसकी निकल के आ रही होगी नई बेस पर आवर में, वो कितनी निकल के आ रही होगी, 7 यूनिट। ये बात क्लियर है? अब देखिए जो वर्क जो है, वर्क का है या फिर हम टाइम का है, टाइम जो है उसका 16 सही 2/3% से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बन रही होगी बच्चों, 1/6। तो उसका जो पहले टाइम था, जो उसका ओरिजिनल टाइम था वो कितना था, 6 था, और 16 से 2/3% का उसमें क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, या कहें डिक्रीज हो गया। तो वो डिक्रीज हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 यूनिट। तो 6 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, और अब जो 16 से 2/3% का जो डिक्रीज हुआ है उससे 1 यूनिट कम हो गई। तो अब जो नई वैल्यू आ रही होगी वो कितनी यूनिट आ रही होगी, 5 यूनिट। बोलो क्लियर है ये चीज? अब आपने क्या देखा, अब इसका जो नेट इनकम आ रही है या कहें नेट वेज आ रही है, यहाँ पे ओरिजिनल जो थी वो 30 आ रही है, और जो न्यू आ रही है वो आ रही है 35 रुपीज। ठीक है, पहले कितनी आ रही थी, 30, और अब कितनी आ रही है, 35। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो इसका जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का परिवर्तन हुआ है बच्चों, बताइए मुझे, +5 का। अरे हुआ है कि नहीं हुआ, +5 का। अब निकालिए इसमें परसेंटेज चेंज, उसकी इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आया है।
कुछ बच्चों ने निकाल लिया आंसर, बिल्कुल सही आया उनका। इसका मतलब ये हो गया कि 5 का जो चेंज आया है वो कितने पे आया बच्चों, 30 पे, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल मान था वो कितना था, 30, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितने से, 100 से। आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से, तो इसका मतलब ये हो गया 1/6 क्या हो गया, ये 1/6 फ्रैक्शन हो गई। इसकी आप परसेंटेज निकालोगे 1/6 की, वो आ रही होगी कितनी, 16 सही 2/3%। क्लियर है ये, 16 सही 2/3% में क्या होगी बताओ, बढ़ोतरी होगी या उसके इनकम में घटोतरी हो रही होगी, तो ये इनकम में उसके बढ़ोतरी होगी। अब आप इस सवाल को डेटा जो दे रखा है उसमें, वो डेटा को यूज करके एक बार अपने पेन कॉपी में इस सवाल को करके देखिएगा, क्या आंसर आता है क्या आंसर नहीं आता है, और फिर मुझे बताइएगा सर हमारा ये आंसर आया है, ठीक है। और आप लोगों का बिल्कुल सेम आंसर आएगा अगर आप इसको सही कर रहे हो तो, अगर सही नहीं करोगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अगली वैरायटी देखें। इस तरह की जो वैरायटी थी, जो मल्टीप्लिकेशन में जिनका फॉर्मूला निकल के आता था, ये फॉर्मूला कुछ तो हम डिराइव कर सकते हैं और कुछ फॉर्मूला जो है वो हम लोग जानते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, एक तो स्क्वायर का एरिया भी देखा था, या हमका रेक्टेंगल का एरिया जो था वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बाकी और कुछ जो थे वो हमने अपने बेसिक साइंस से उनका जो फॉर्मूला था वो डेवलप कर लिया, ठीक है। अब अगली वैरायटी देखते हैं। गलती से उसने क्या किया, उस नंबर में जो मल्टीप्लाई करना था 3/5 से करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 7/4 से कर दिया, ठीक है। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि बताइए कि उसके रेवेन्यू में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लो कोई आदमी है, उसको 100 रुपए में 3 का गुणा करना था, ठीक है, और उसने गलती से क्या कर दिया, 100 में 4 का गुणा कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 100 से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आएगा, 300, और यहाँ 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा होगा, 400, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज जो होगा उसमें, वो रेवेन्यू में जो परसेंटेज चेंज होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले ये देखिए इसमें ओरिजिनल मान कौन सा है, मतलब हमें वास्तविक मान जो है हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें जो मल्टीप्लाई करना था वो 3/5 से करना था, लेकिन हमने गलती से किससे कर दिया, 7/4 से। तो देखिए यहाँ जो मैंने पहले लिखा उसको लिखा 3/5, और यहाँ जो लिखा मैंने 7/4। अब इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यही तो कह रहा है ना, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें नंबर क्या मानना है, हमेशा नंबर ऐसा मान लें ताकि हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और जो क्वेश्चन है वो कम समय में हो जाए। तो मैंने क्या किया, ये 5 और 4 जो है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिख रही है 5 और 4, इन दोनों को मैंने क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम। ऐसे समझते हो, लघुत्तम समावर्त है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, तो आप बस देखते रहिए मेरी वीडियो, सारा चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20। तो इसका जो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। 5 और 4 का मैंने क्या लिया यहाँ पे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 4, और वो कितना आया बच्चों, 20, ठीक है। तो 5 और 4 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 20 आया है। तो अब मैंने वो नंबर जो मान लिया, वो नंबर क्या मान लिया, 20 मान लिया। तो उसने क्या किया, आदमी ने 20 को जो मल्टीप्लाई करना था वो 3/5 से करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 7/4 से मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में। अब आप देखो 5 चौक 20, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही है, 12, और यहाँ पे इसको आप काट रहे होंगे 4 5 20, तो कितना आएगा, 7 5 35। यहाँ तक ये चीज क्लियर है। यहाँ जो आ रही होगी 12 और यहाँ कितनी आ रही है, 35। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो पहले जो ओरिजिनल जो हमारा रेवेन्यू था वो था हमारा 12 रुपए, अगर वो सही मल्टीप्लाई कर रहा होता, लेकिन अब उसने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35। तो इसका मतलब ये हो गया, अब जो रेवेन्यू जो बढ़ गया वो कितने से बढ़ गया, 23 से बढ़ गया, ठीक है। तो 23 से बढ़ गया रेवेन्यू, और जो हमारी संख्या है वो कितनी है, संख्या ओरिजिनल कौन सा है, ये ध्यान रखना है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं वो किससे करें, 35 से करें या 12 से करें। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी
कि हमारा जो ओरिजिनल जो मल्टीप्लाई करना था वो 3/5 से करना था, ठीक है, क्योंकि जो एरर जो फाइंड होगी इसमें वो बेसिक मान पे ही होगी। तो जो बेसिक मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 12 है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कितने से 100 से, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इसका जो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 121 में सही 2/3%। इसको करने का तरीका आपको याद है 23/12 का, मैंने आपको 23/12 का तरीका बताया था। तो 2 - 1/12, तो आप देख सकते हो दो की जो 2% है इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, या इसको हम है ना यहाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि जब फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, सॉरी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा 200%, दो की कितनी बनेगी 200, और 1/12 की आपको सबको मालूम है कितनी होती है बताइए, अरे मालूम है कि नहीं 1/12 कितनी होती है, 1/12 की जो होती है बच्चों वो होती है 8 से 1/3%, ठीक है। तो आप उसको घटा रहे होंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 121 में सही 2/3%। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे वही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घरों में स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।